नमस्कार। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार भाग 3 पर चर्चा करेंगे। वर्ण विचार भाग 3 में व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन का वर्गीकरण, ये सारी बात करेंगे। सबसे पहले व्यंजन, व्यंजन एवं व्यंजनों के प्रकार। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले व्यंजन कहलाते हैं। कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु जो मुख विवर के उच्चारण अवयव है वो वहां से कहीं से वो बाधित होकर के बाहर निकलती हैं, उन्हीं का नाम व्यंजन दिया है। स्वर में हमने क्या देखा था कि फेफड़ों से उठने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर निकल जाती थी। कुल व्यंजन है 33 और हमने पढ़े थे कुल स्वर 11। तो कुल व्यंजन 33 और मुख्य रूप से इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो 33 व्यंजन हैं उनको मुख्य रूप से यदि हम देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले बात करें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते हैं तब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इन किन्हीं स्थानों से स्पर्श होके पूर्ण रूप से स्पर्श होके बाहर निकलता है, उन्हीं का नाम दिया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं और इन संख्या में जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं इनको पहचानने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है कि ये क से लेके मैं तक होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी पांचों वर्ग। यदि पांचों वर्ग पहले वाले 5 वर्ग हैं क से लेके मैं तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और पांचों में प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं तो पांचों में हो गए 25। तो स्पर्श व्यंजन है संख्या में 25 होते हैं जो पूर्ण रूप से स्पर्श करके आते हैं। कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, किन्हीं एक हो। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है। यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को आपस में सटाने से होता है परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। या यह बात हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि स्पर्श व्यंजन में पूर्ण स्पर्श होता है, लेकिन यह जो अंतस्थ व्यंजन है वो जीभ, तालु, दांत और होठों का परस्पर सटने यानी आपस में वो सटते जरूर हैं लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, उन्हीं का नाम दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है कि अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। अर्ध स्वर जिनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं उसमें से य और व ये दोनों अर्ध स्वर के रूप में भी माने जाते हैं। तो अर्ध स्वर कौन से हैं? य, व। और वैसे ये इनसे पूछे य, र, ल, व व्यंजन का वर्गीकरण के रूप से देखें तो ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण यानी ऐसी व्यंजन ध्वनियां
जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है। यानी कई ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो घर्षण की वजह से वो वायु गर्म होकर बाहर निकलती हैं, वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। स, स, ह। यानी इन चारों व्यंजनों को बोलने से जब बोलते हैं तो घर्षण के कारण वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, उसी वजह से इन चारों का नाम दिया गया है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन संख्या में कितने हैं? 4। और हमने बात की थी कुल व्यंजन कितने हैं? 33। 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श व्यंजन है 25, अंतस्थ है 4, उष्म है 4। टोटल हुए 33 व्यंजन। अब हम बात करेंगे व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। जैसे हमने स्वरों का भी वर्गीकरण पढ़ा था, उसी तरीके से व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजन ध्वनियों का मुख्य रूप से 2 आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। 2 आधार कौन कौन से हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। इससे पहले स्वर में भी हमने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें केवल एक चीज ध्यान में रखनी है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें दंत्य स्वर नहीं था। लेकिन अब हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसमें दंत्य व्यंजन होगा। कंठ, तालु, दंत, मुर्दा, ओष्ठ, ये 4। और उसमें स्वर में वो दंत्य नहीं था, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। 2 प्रकार से आगे जाके ये बंटेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न व बाह्य प्रयत्न। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है हम पढ़ रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़ा था। ये सारी बात हमने स्वरों में देखी थी, कंठीय स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठीय स्वर। लेकिन दंत्य जो आया है व्यंजन में एक नया आया है, वो स्वर नहीं था। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कंठीय व्यंजन भी होता है, तालव्य व्यंजन भी होता है, मूर्धन्य व्यंजन भी होता है, दंतीय व्यंजन भी होता है, ओष्ठीय व्यंजन भी होते हैं। अब नंबर 1, क्रम संख्या, व्यंजनों का प्रकार, व्यंजन और उच्चारण स्थान, ऐसा चार्ट बना के पढ़ेंगे। नंबर 1, कंठीय व्यंजन। कंठीय स्वर हमने पढ़े थे ए, आ, कंठीय स्वर थे। अब ये कंठीय व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? क वर्ग, यानी क वर्ग के 5 है, विसर्ग, ये कंठ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। तो एक बार यदि हम 1-2 बार देखेंगे तो आराम से याद रह जाएगा, फिर हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। कंठीय व्यंजन में क वर्ग है, विसर्ग, 3 चीजें ध्यान में रखनी, और उच्चारण स्थान इनका है कंठ। 2 नंबर, तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में आगे वाला वर्ग ले लेते हैं, च वर्ग। वहां तालव्य स्वर था तो ए, आ तो कंठीय स्वर थे, और ई तालव्य स्वर थे, तो इसमें हम आगे वाला ले लेते हैं च वर्ग, ये से, ये इनका उच्चारण स्थान है तालु। मूर्धन्य व्यंजन, 3 नंबर में जो मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धन्य व्यंजन है, वहां मूर्धन्य स्वर था केवल री स्वर अकेला। और मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो ट वर्ग आ गया, रे और से। ये से का जो क्रम है, इसी क्रम से यदि हम याद कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। और इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। नंबर 4, दंत्य व्यंजन। दंत्य में कोई स्वर नहीं होता, दंत्य स्वर नहीं है, दंत्य केवल व्यंजन है। दंत्य व्यंजन में ते वर्ग, ले, से। और वैसे यदि हम याद रखेंगे तो तुलसी नाम से याद रख सकते हैं। ते वर्ग और ले से क्या है? दंत्य। तुलसी कभी दांतों से नहीं खाई जाती, ऐसे करके याद कर सकते हैं। कैसे भी हम यदि 2-3 बार पढ़ेंगे तो फिर हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। 5 नंबर, ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन में
प वर्ग, व उच्चारण स्थान है इनका ओष्ठ। तो ये हमारे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है, व्यंजनों के प्रकार, कौन कौन से व्यंजन आते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है। अब हम देखें कई चीजें, क्योंकि पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमें आ रहा है, फिर गलत हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, अब इसी में पंचमा अक्षर भी आ रहे हैं, कंठीय व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंतीय, ओष्ठीय, लेकिन यह कहता है कि प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर नासिकीय वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जब पंचम अक्षर बोला जाता है उस समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, इसलिए प्रत्येक पंचमा अक्षर को नासिकीय वर्ण भी कहा जाता है। यह भी हमें ध्यान में रखना है। व तथा फे का उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ, यानी व फे का उच्चारण करते समय तो ओष्ठीय व्यंजन में आते हैं वैसे, और इनका उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, यानी व एवं फे का उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, इस वजह से दंतोष्ठीय व्यंजन। तो हमसे पेपर में सीधा पूछा जा सकता है कि दंतोष्ठीय व्यंजन कौन कौन से हैं, व फे, वैसे ये दंतोष्ठीय व्यंजन है। अब यदि उच्चारण स्थान के आधार पर पूछे तो इनको केवल हम ओष्ठीय व्यंजन में भी रख सकते हैं, लेकिन दंतोष्ठीय में भी अलग से पूछा जाए तो इनको दंतोष्ठीय व्यंजन में हमें रखना है तथा विसर्ग काकलीय ध्वनि, यानी है विसर्ग काकलीय ध्वनि। वैसे है और विसर्ग कंठीय व्यंजन है, लेकिन इसके अलावा पेपर में पूछा जा सकता है कि काकलीय ध्वनि वाले व्यंजन हैं या वर्ण हैं। तो काकलीय क्या होता है, कंठ से थोड़ा नीचे का स्थान, उसको कहते हैं काकलीय। तो इनकी आवाज है, इनको बोला जाता है तथा विसर्ग को कंठ से थोड़ा नीचे से मतलब ये आवाज आती है, इसलिए इनको काकलीय ध्वनि भी कहा जाता है। वतर्ष्य ध्वनियां न, ल, से, जे, हमें ध्यान में रखनी है कि वतर्ष्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं, न, ल, से, जे। ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है वतर्ष्य ध्वनियां। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। हमने पढ़ा था उच्चारण के आधार पर व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ये बात अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।